तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट पे आप फोकस रखना, मेरा तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम देख रहे हैं आज के टाइम में, इसके तीन सबसे मेजर कंपोनेंट, यानी तीन कंपोनेंट के अलावा पूरे व्हीकल में सिर्फ और सिर्फ वायर। इस पे लगेंगे 16। तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बैटरी, बैटरी का चार्जर, मोटर। जब मैं मोटर बोलता हूँ तो मैं मोटर खाली कह रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं पावर ट्रेन। पावर ट्रेन में आता है मोटर और उसका कंट्रोल। तो सबसे पहले क्योंकि हम बैटरी से बात करेंगे कि बैटरी क्या है, कैसे काम करती है। पीछे वालों को ना देखने रहा, तो बेटर है आप आगे वाले ना स्टूल्स लेके बैठ जाओ। आप लोग से आप लोग बैठ जाइए, पीछे वाले आप लोग से बैठ जाइए। आप लोग स्टूल पीछे और आगे। तो सेल में हम अब हमारे पास मैंने बताया तीन कंपोनेंट हैं, बैटरी। सब इतना कैमरा का जरूरत है। अच्छा, मेरा नाम है उत्सव, मैं योकी में हूँ एज एन एप्लीकेशन इंजीनियर। आई एम पास आउट फ्रॉम IIT दिल्ली लास्ट ईयर। आई हैव डन माई PhD, मतलब मैंने अपनी PhD करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, चार्जिंग में और उसके मोटर कंट्रोलर में। ठीक है, क्लियर है? तो आपको मेरे बारे में पता है सर? यस अब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बात करते हैं। मेरा मेन मकसद क्या है व्हीकल बनाने के लिए, कि मुझे फ्यूल नहीं यूज़ करना है। फ्यूल नहीं यूज़ करूँगा तो मुझे चलाने के लिए मोटर कुछ तो चाहिए। अभी तक हम जैसे अपने डीजल जनरेटर देखते हैं तो डीजल उसमें यूज़ होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। घरों में मोटर देखते हैं, वो बिजली से चलती है। मोटर जो बिजली से चल रही है, वो बिजली मुझे कहाँ से मिलेगी? मुझे वो बिजली मिलेगी बैटरी से। बैटरी बनी किस चीज़ से है? बैटरी बनी है सेल से। हर बड़ी डिवाइस की एक इकाई होती है, वो इकाई हमारी इस बैटरी में है सेल। सेल कैसे, इस जो आपको बैटरी दिख रही है इसमें ब्लू कलर की बैटरी, ये एक बैटरी पैक है पूरा, और इसके अंदर कई सारे सेल हैं, और सेल होता है इस तरीके का। ये सेल का एक शेप है, सिलेंड्रिकल सेल हम इसे बोलते हैं। ऐसे कई तरीके के शेप आते हैं, प्रिज्मेटिक सेल आते हैं, पाउच सेल आते हैं। पाउच सेल आप लोगों के मोबाइल में आप लोग देखते हैं, जो आपके मोबाइल में लिथियम आयन सेल है, वो सब पाउच सेल है। वो एक सेल है, वो बैटरी नहीं है। ये सेल है हमारा सिलेंड्रिकल सेल। अब सेल मैंने बनाया, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी बनाने वाला हूँ और मुझे सेल मिल गया, लेकिन मैं सेल को टेस्ट कैसे करूँ? मेरा सेल क्या है, कैसे है, उसके क्या टेस्टिंग पैरामीटर्स होने चाहिए। जब कल को आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो आपको बोला जाएगा कि मेरे पास ये 10,000 सेल पड़े हैं, इन 10,000 सेल को सेल सॉर्टिंग करो और सेल कैरेक्टराइजेशन करो। सेल सॉर्टिंग और सेल कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? सबसे पहले जब मेरे पास सेल आ गए तो मैंने क्या करूँगा, सेल का वोल्टेज मेज़र करूँगा। अगर ये 3.7 वोल्ट का सेल है और फुल्ली चार्ज है, जब भी मेरे पास कंपनी में आएंगे तो फुल चार्ज आएंगे। अभी क्या है कि हम लोग जो सेल टेस्ट करेंगे, जरूरी नहीं है यूज़ करते करते डिस्चार्ज भी होते रहेंगे, रखते रखते डिस्चार्ज होते रहेंगे, तो उससे हमें डरना नहीं है। हमें खाली समझना है कि क्या करते हैं। तो जब हमारे पास फुल चार्ज सेल आएगा 3.7 वोल्ट, जिसका नॉमिनल वोल्टेज है, तो हमारा फुल चार्ज सेल की वोल्टेज होगी 4.2 वोल्ट। नॉमिनल, जैसे आपको मैथ्स में से बताते होंगे बच्चों को कि 3.7 वोल्ट अगर मैं नॉमिनल बोल रहा हूँ तो इसकी एक रेंज होगी मैक्सिमम और मिनिमम। जब वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो 4. और जब हम उसकी वोल्टेज देखेंगे तो 4.2 वोल्ट होगा, और जब वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा 3.2 वोल्ट। ये लोग अपने घरों में जो घर के घड़ियों में सेल लगे होते हैं उसको निकाल के देखेंगे, जब घड़ी बंद हो जाती है तो उसका वोल्टेज बिल्कुल कम हो जाता है। सेम इस कंडीशन में है। तो अब 4.2 से 3.2 तक इसकी रेंज है, तो एक सेल की रेटिंग मैं कैसे करूँगा? मैं करूँगा नॉमिनल वोल्टेज में। नॉमिनल क्या होता है वो आपको सर अच्छे से बता देंगे जब हम मैथ्स में पढ़ेंगे कि नॉमिनल किसे हम बोलते हैं। तो वो 3.7 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो 3.7 वोल्ट के सेल के लिए मैंने वोल्टेज देख लिया कि ठीक है सारे सेल में 4.2 वोल्ट है, ठीक है सही है, 4.2 वोल्ट है, ठीक है। तो इसे हमने बोला सेल सॉर्टिंग करना। सेल सॉर्टिंग में वोल्टेज तो मैंने मेज़र करी, लेकिन आप लोगों ने कई दिनों से देख रहे होंगे, पहले पढ़ते होंगे अखबारों में कि व्हीकल्स में आग लग रही है, खड़े व्हीकल्स में। उसमें क्या होता है कि कई जो सेल हैं इनका एक इंटरनल इम्पीडेंस होता है। इलेक्ट्रिकल सब कौन कौन है? बच्चे सब इलेक्ट्रिकल से? यस सर। दोनों में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस पता है सबको? ठीक है, मतलब अगर किसी को संधारित्र पता हो, कैपेसिटेंस ना पता हो तो हाथ खड़ा कर दे। तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस। मुझे सेल का पता चलना चाहिए क्योंकि सेल है केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को क्या समझ में आता है? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमने सेल का एक सर्किट बना लिया।
पेन पेपर मिल जाएगा। पीछे से आवाज आ रही है क्यों? हेलो, क्या बोल एक इधर बताने दीजिए, बंद कराइए। आवाज नहीं मिल रहा। कैसे होगा फिर? बाद में करेंगे। जो बस तैयार कर रहे हैं। बोलिए ना। आप कैमरा कौन आप इधर कौन है कैमरा? सेल का मैंने फिर जब सेल का मुझे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना था तो कई लोगों ने इस पर रिसर्च करी और बताया कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन सकता है। तो सर्वसम्मति से हमने इंडस्ट्री में मान लिया कि ये किसी भी सेल का, हर तरीके के सेल का एक इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, अब इसमें हमें 3 पैरामीटर्स दिख रहे हैं, R1, R2 और कैपेसिटर C। तो मुझे 3 पैरामीटर्स निकालने होने चाहिए। अब क्या है कि जब मैं इसको ओवरऑल बात करूंगा तो ये क्या बन गया, इम्पीडेंस। ठीक है, तो अब इम्पीडेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो सेल सॉर्टिंग में मैंने अब तक वोल्टेज मेजर करी थी, अब मैं इम्पीडेंस और देखूंगा। हर सेल का इम्पीडेंस सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग सेल मैंने अगर एक बैटरी में जोड़े हुए हैं, किसी का इम्पीडेंस कम है तो वो ज़्यादा डिस्चार्ज होगी और वही ज़्यादा चार्ज होगी, तो उसमें हीटिंग ज़्यादा होने लगेगी, ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट होने की वजह से। वो हीटिंग ज़्यादा होगी, बाकी हीट नहीं हो रहे हैं। तो मेरे हर बैटरी, जब भी मैं बैटरी पैक बनाता हूँ तो हर सेल को जोड़ के उसके ऊपर एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगाता हूँ। वो ये तय करता है कि अगर ज़्यादा हीट हो गई है तो अब चार्जिंग नहीं करनी है, चार्ज हो गई है या डिस्चार्ज हो गई है तो अब चार्ज नहीं करना या डिस्चार्ज नहीं करना। तो अगर मेरा एक सेल हीट हो रहा है और बाकी सेल हीट नहीं हो रहे तो मेरे BMS को नहीं पता चलेगा। BMS को नहीं पता चलेगा तो वो चार्ज करने लगेगा और मेरा एक सेल ओवर चार्ज हो जाएगा। ओवर चार्ज हो गया तो वो हटेगा, उसमें आग लगेगी, तो फिर थर्मल रनअवे की सिचुएशन बनेगी और सारे सेल फिर जलने लगेंगे। तो इसलिए मुझे 2 चीज़ें क्लियर समझ में आई कि मुझे वोल्टेज और इंटरनल इम्पीडेंस मेजर करना है। तो सेल सॉर्टिंग के लिए हमने बैटरी हाई टेस्टर, ये इसका नाम है इस इंस्ट्रूमेंट का, हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जो इंडस्ट्री यूज़ करती है। इसमें क्या है, वोल्टेज दिखेगा आपको और सेल का इम्पीडेंस दिखेगा। अब मुझे सेल का इम्पीडेंस और वोल्टेज क्या करना है, अलग अलग RC पैरामीटर्स चाहिए। इसको हमने बोला सेल कैरेक्टराइजेशन। ये सेल कैरेक्टराइजेशन करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट आया, बैटरी इम्पीडेंस मीटर। ठीक है, BT45060 बैटरी इम्पीडेंस मीटर। अब हम चेक करेंगे कि हम इसमें कैसे कैसे कैरेक्टराइजेशन, तो ये सेल सॉर्टिंग के लिए हो गया और सेल कैरेक्टराइजेशन के लिए हो गया। क्लियर? अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सब बच्चों ने, और आप लोगों ने पढ़ाया होगा बच्चों को कि हम जब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो रेजिस्टेंस चाहे मैं AC सिग्नल दूं या DC सिग्नल दूं, मेरे रेजिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस सिर्फ एक गर्म होने वाला पदार्थ है, वो गर्म होगा। मेरे कैपेसिटेंस को फ़र्क पड़ता है। कैपेसिटेंस में अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे रहा हूँ तो जो मेरा कैपेसिटर है वो किस तरह से बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? अगर मेरा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो, और अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे रहा हूँ तो मेरा कैपेसिटर करेगा ओपन सर्किट की तरह। तो अगर मैं इस सर्किट में एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दूंगा तो मुझे यहाँ से करंट को फ्लो होना है, तो कौन से पाथ से फ्लो होगा? वो R1 और कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, तो मुझे R1 मिल जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? R1 और R2। क्लियर है इतना सबको? इसीलिए हमने, क्योंकि हमें जब मुझे R और C मिल गया, जब मैं यहाँ से निकले, मेरा करंट यहाँ से निकलेगा तो उसे एक इम्पीडेंस पाथ मिल जाएगा। तो इस वाले से हम क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल देंगे। लेकिन अब मुझे R1 और R2 अलग अलग निकालना है, तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी से लेकर लो फ्रीक्वेंसी तक के हर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देना चाहता हूँ, तब मेरे को इम्पीडेंस अलग अलग पैरामीटर्स मिलेंगे। तो जो इम्पीडेंस मीटर है इसकी अलग क्या खासियत है कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। 1000 हर्ट्ज से लेके, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज से लेके 0.1 हर्ट्ज तक हम नीचे तक जा सकते हैं। क्लियर है? तो इससे हमें, जब हम 1000 हर्ट्ज पर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? AC रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब हम लो फ्रीक्वेंसी पे चेक कर रहे होंगे 1 हर्ट्ज से लेके 0.1 हर्ट्ज के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा? DC रेजिस्टेंस। क्लियर है सबको? अब आप जब भी बच्चे से यूज़ करेंगे, और जो फैकल्टी हैं उनके लिए, फैकल्टीज़ को इतना ध्यान रखना है कि बच्चे इसकी पिन खराब ना करें, और बच्चों को इतना ध्यान रखना है कि ये खेलने की चीज़ नहीं है, तो इससे खेलना नहीं है, टेस्टिंग करनी है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, सीखना है।
आगे आ जाओ। कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है आपको? इसको मैं पूरा ऑफ कर देता हूँ और शुरुआत से बता रहा हूँ कैसे कनेक्शन होगा। एक कोई फैकल्टी इलेक्ट्रिकल सर एक आगे आ जाइए। हम कनेक्शन कैसे कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं इसमें। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये इसके वायर है। इस इंस्ट्रूमेंट में यही वाले वायर जाएंगे, ये वाले वायर जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, रेड कलर है हाई, ब्लैक कलर है लो, लिखा हुआ है इसमें एच और एल। ये जो आपको मार्क दिखाई दे रहा है, कहाँ गया रिकॉर्डिंग वाला? यस सर। इधर देखो, ये जो मार्क दिखाई दे रहा है ट्रायंगल का, ये इस ट्रायंगल से मैच करना चाहिए। इसको ऐसे घुमाओगे तो मार्क कहाँ चला जाएगा, इधर की तरफ, तो इधर नहीं लगाना है बिल्कुल भी। इसको इस तरह से लगाओगे आप लोग। सेम ब्लैक वाले में देखो, ये ट्रायंगल मार्क दिखाई दे रहा है, आप इसको इस तरह से लगाओगे। क्लियर है कनेक्शन? यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना है कभी भी किसी भी लैब में, मैं सिर्फ इस लैब के लिए नहीं, हमेशा हर लैब के लिए आप लोगों को बता के जा रहा हूँ ये चीज़। अच्छा आप लोग बैठ जाओ, तो मतलब एक फैकल्टी ठीक है, आप लोग दूर दूर से ही देखो ताकि सबको दिखाई दे जाए, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब हर लैब के लिए क्या प्रिकॉशन होता है, कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब आप कनेक्शन करोगे तो पावर सप्लाई कर ले, ऑफ रखें, फिर उसके बाद कनेक्शन करें, ठीक है। एक सेफ्टी प्रिकॉशन है जो आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको फॉलो करना है हमेशा। इसके ये खोलने के बाद वापस इसी में लगा देना है। कभी भी इसको हाथ में लेके बातें मत करना, कभी इधर उधर मारते रहो, ख़राब हो जाए ये पिन ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। सर आपकी हेल्प चाहिए होगी, इसको ऐसे पकड़ लीजिए। अच्छा सेल जब आप देखेंगे तो सेल में प्लस माइनस सबको पता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। प्लस माइनस यहाँ पे मार्क है सेल में, प्लस माइनस हर जगह मार्क है, प्लस माइनस। और अगर ये मिट भी जाता है किसी तरीके से तो हर बैटरी में आपको दिखेगा जहाँ पे क्रॉस सा मिले खाली, ये है प्लस, ठीक है। और जो सपाट प्लेट होगी ये होगा हमेशा माइनस, ये हर बैटरी में कांस्टेंट रहेगा इसी तरीके से। क्लियर है? सर से पकड़ लीजिए, आप इधर आ जाओ ताकि बाद में वीडियो देख सके। अब इस इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले वोल्टेज और इम्पीडेंस, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ जब लगाओगे तो हल्का सा पुश करेंगे, ऊपर आप देखो वैल्यू आ जाएगी 3.61982 वोल्ट, और अभी ओम में 0.0 दिखा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो इम्पीडेंस है वो बहुत कम होगा, और हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ओम, ठीक है। तो वो ओम में, हाँ, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, मिली ओम। तो हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्या रखेंगे इसे हमेशा ऑटो पे, ठीक है। तो वो अपने आप ही वैल्यू ले लेगा। अब करके देखते हैं फिर से, अब देखिए 20.83 मिली ओम। अब आपको दिख रहा है लास्ट की जो डिजिट्स हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, ये रीडेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी एक्सट्रीम फास्ट कंडीशन सेलेक्ट की हुई है चेक करने की। तो इसे हमें क्या करना है, स्लो करेंगे। ठीक, ये जो SMPL है ये सैम्पलिंग सर आपको समझ में आता होगा ना सैम्पलिंग। तो मैथ्स में जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हमेशा जितना स्लो करेंगे उतना डेटा हमें अच्छा मिलेगा, जितना फास्ट करेंगे उतना डेटा की प्रिसीजन कम होती चली जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग को अभी एक्सट्रीम फास्ट था, अब हम फास्ट पे कर दिया, मीडियम पे, स्लो पे। लेबोरेटरी पर्पज़ पे हम स्लो रखते हैं। जब भी हम R&D में जाते हैं, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम हमेशा स्लो सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं। और जब भी हम कभी भी टेस्ट बेंच पे काम करेंगे, जो लोग प्रोडक्शन लाइन में जाएंगे इन फ्यूचर, वो हमेशा फास्ट सिचुएशन देखेंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, कई सारे सेल लाइन से आ जाते हैं, आप टच करो बस टेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसे स्लो पे सिलेक्ट किया। अब देखिए आपको लास्ट डिजिट रुकी हुई दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपकी रीडिंग आ गई। इसी तरीके से हम अलग अलग सेल के टेस्ट कर सकते हैं। ये हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज और इम्पीडेंस। क्लियर है? अब हमें इम्पीडेंस में देखना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। अभी तक हमें इम्पीडेंस मिल गया Z, लेकिन Z क्या होता है, √R² + X², और उसमें एंगल क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ X/R। तो हमें ये सारे पैरामीटर्स चाहिए, तो हम अब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे इसके लिए। इस इंस्ट्रूमेंट में मैंने बताया 1000 हर्ट्ज़ पे है, तो जब इसे 1000 हर्ट्ज़ पे रखेंगे, जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है 1000 हर्ट्ज़ पे रखेंगे तो हमें
डेटा बिल्कुल सेम मैच करेगा। जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, हमारा इम्पीडेंस। क्लियर है ये चीज़? यूज़ करने के बाद बंद। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ पे चेंज करना है? इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती सर, मैंने बताया ना ये फिक्स है 1000 हाँ, इसका 1000 हर्ट्ज फिक्स है। अच्छा इसमें हम फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए अलग डिवाइस है, अच्छा। ठीक है। कि इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हमें फ़र्क नहीं मिल, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इम्पीडेंस निकाल रहे हैं। जब हम एक्स निकालेंगे, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के साथ क्या चेंज होता है, कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस या इंडक्टर का इम्पीडेंस। उससे रेजिस्टेंस तो चेंज होना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाँ, खाली रिएक्टेंस चेंज होगा। तो रिएक्टेंस चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें रिएक्टेंस इससे मेजर करना है। माने 1000 हर्ट्ज पर फिक्स है। ये 1000 हर्ट्ज पे फिक्स है। 1000 कोई स्पेशल का दिया है? नहीं सर, स्पेसिफिक है मतलब नहीं सर, 1000 पे किया नहीं स्पेसिफिक इस तरह से नहीं होता। असल में होता क्या है कि टेस्टिंग के कुछ स्टैंडर्ड बनाती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस एसी रेजिस्टेंस हमें कितने पे मेजर करना है, डीसी कितने पे करना है, तो ये सब चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ठीक है 1000 हर्ट्ज हुआ है जो हर स्टैंडर्ड को कवर कर लेगा। तो फिर क्योंकि अब मान लीजिए आप यूरोप में बेचने जा रहे हैं, वहाँ कुछ और है, फिर जापान में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है, तो क्या कि सारे स्टैंडर्ड्स को आप एक में कर सकें उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ। जैसे जो साउंड में भी हम लोग 1000 ही करते हैं ना, मिड पॉइंट पर लेते हैं उसी तरह से। सर ये डिपेंड करता है, जब आप साउंड की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आप रेजोनेंस की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो उस केस में क्या होता है कि रेजोनेंस हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो हियरिंग है उससे के पास आ जाए। जब हम रेजोनेंस चेक करते हैं तो हम कान लगा के चेक कर लेते हैं उसे, तो इसलिए हम उसे रखते हैं कि हियरिंग फ्रीक्वेंसी के आसपास रहे, उतना सफिशिएंट है। इतना भी तेज़ ना हो कि हमिंग साउंड हमें बहुत तेज़ सुनाई दे, तो इसलिए हम हियरिंग रेंज के आसपास रखते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बेसिकली क्या होता है कि जब भी कहीं हम बात करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे चेक करें, तो हम कोशिश करते हैं कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ना हो कि वैल्यू बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, इतनी स्लो ना हो कि बहुत देर में वैल्यू मिल रही है। इसलिए हमने 1000 हर्ट्ज को लिया। ओके, अब रेजिस्टेंस मेज़र करने के आपने तरीके पढ़े होंगे कई सारे। कोई बता सकता है कितने तरीके हैं? 2 वायर मेथड और 4 वायर मेथड, ठीक है, सब भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। 2 वायर मेथड और 4 वायर मेथड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किससे ज़्यादा अच्छा मेज़र होता है? 4 वायर मेथड से। क्लियर है ये चीज़? तो ये 4 वायर मेथड प्रिंसिपल पे बेस्ड प्रोब है। जो उच्च स्टोरेज है वो है क्या? हाँ सर, बिल्कुल वही वही 4 रेसिस्टर लगा रहता है ना क्या? बस थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस हैं अंदर। हाँ बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं, जी 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 जी। अब मैं इसकी लीड निकाल देता हूँ एक बार। अच्छा, निकालते वक्त सर एक मिनट आ गया, ये इसको आप निकालेंगे तो हल्का, बहुत हल्का सा अंदर की तरफ पुश की, ऊपर दिख रहा है आपको एक खांचा सा बने हुआ है जिसमें ये ऐसा हुआ है, हल्का सा अंदर पुश करके फिर घुमा दीजिए इस वाले बड़े खांचे पे, फिर आपने हाँ यहाँ से पकड़िए, यहाँ से हाँ, अब बस घुमाइए, ठीक है। इसी तरीके से आप इसे लगा दीजिए। अब लगाने में कैसे लगाना है हमें, यहाँ पे क्या है, सोर्स सेंस, सोर्स एच, सेंस एच, सोर्स एल, सेंस एल, रेड वाला है, ब्लैक वाला। हाँ। तो ये रेड देख रहे हैं आप, इसमें ये सोर्स एच और सेंस एच, ठीक है। रेड का रेड और ब्लैक, सोर्स एल और ये इस पर लिखा हुआ है सेंस एल, ठीक है। तो मतलब रेड ब्लैक से ज़्यादा आप इसे एक बार पढ़ के फिर एक बार लगा दीजिए। और वो हर जगह सब जैसे भाषा में एक लगा दीजिएगा तो एक कागज़ पे तो स्लीव आप खुद भी बना सकते हैं ना, कागज़ से एक लगा के। नहीं, इधर वाले बना दीजिए। हाँ, अब पहले पढ़िए इस पर क्या लिखा हुआ है, सेंस एच, सेंस एच मेरा रूम देखो ना, सोर्स एल सोर्स जी। हाँ तो वहीं पे ठीक है, कनेक्शन इजी है सर, ठीक। अब जब हमने वायर जोड़ लिए तो हमें क्या करना है, सिंपल जो हमने अभी तक किया था, कनेक्शन हो गए सर। वैसे आपको बैटरी से रहने दीजिए, थैंक यू, ठीक है।
ये अपने आप ऑन हो जाएगा। इसमें आपको पावर बटन यहाँ पे नहीं हो, पीछे की तरफ है तो बंद हो गया। तो इसको ऑन ऑफ कभी करना हो अगर आपको तो यहाँ से सीधे ऑन ऑफ करके कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे पॉजिटिव रेड, नेगेटिव ब्लैक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में लगाएंगे। अब सर एक बार स्टार्ट बटन दबाइए, मेजर ग्रीन वाला बटन, ठीक है। वैल्यू आ गई 3.6191 वोल्ट, आर आ गया 20.929 मिली ओम, रिएक्टेंस रिएक्टेंस आ गया 1.168 मिली ओम। अब सर दोबारा एक ऊपर इधर फंक्शन बटन दिख रहा है, हाँ इसे दबाइए। अब स्टार्ट दबाइए, मेजर ग्रीन वाला। अब आपको मिल गया आर और एक्स को हमने कैलकुलेट करा जेड, यहाँ पे जेड आ गया, थीटा आ गया, कितना थीटा है, और आर और एक्स का मतलब जो एक्स है उसका मतलब जेड का, और ये वोल्टेज आ गया। ये चीज़ हमने किस पे देखी अभी, ये चीज़ हमने देखी 1000 हर्ट्ज पे, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, इससे आगे पीछे जाते हैं और इससे कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चेंज कीजिए सर, इसको 1 हर्ट्ज पे कर दीजिए। इससे कम होगा नहीं, इससे आगे पीछे जाते हैं। अब इससे नीचे वाले से कम कीजिए, ये 0। अब इधर इस पर सेलेक्ट कीजिए, नहीं अब उसको इससे हाँ कम कीजिए, कम तो अब 1 से कम होगा नहीं, फिर से सेलेक्ट कीजिए इसको, इधर से इधर वाला। अब इसको कम कीजिए, 9 8 7 6 5 4 1, ठीक है। और कम करने को हम इसे 0.1 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं इसको, इससे ऊपर नीचे से कम होगा, इधर से लेफ्ट राइट हाँ होगा। जैसे टीवी के रिमोट में होता है, क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, 1 हर्ट्ज पे टेस्ट करेंगे। तो 1 हर्ट्ज पे टेस्ट करने के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट के बाद एंटर दबा देंगे, क्लियर सर। ये हो गया। फिर हम इसको सेलेक्ट जैसे ही मैंने, अब एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने का क्या है, जब भी हम पिन्स को कनेक्ट करेंगे इस पर, तो कई बार क्या होता है, हम मतलब बच्चे तो अगर मैं अपनी तरफ आप लोगों की तरफ हूँ तो क्या होता है, बातों बातों में इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। वैल्यू की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या है कि पिन आगे पीछे दोनों एक साथ नहीं दब रही, तो पिन खराब होने के चांसेस होते हैं। पिन चांस खराब ना हो इसलिए हमेशा इसको ऐसे लिटा लीजिएगा और ऐसे हल्का सा पुश करिएगा। मेजर, हाँ अब मेजर पे क्लिक कीजिए, देखा आपको, अब जेड बढ़ गया हमारा बिल्कुल, ठीक है। थीटा नेगेटिव में आ गया। अब फंक्शन पे क्लिक कीजिए और मेजर कीजिए। अगर हमें खाली आर और एक्स देखना है तो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। अभी पहले हम आर एक्स वी सब साथ देख रहे थे, अब आर और एक्स आ गया। फिर मेजर पे क्लिक, फंक्शन पे कीजिए, अब मेजर कीजिए, इसमें जेड थीटा आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इससे हमने क्या चेक कर लिया। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के लिए आपने आर और एक्स निकलवा लिया, एक्स मिल गया तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से सी। तो हमें ये जो सर्किट होगा इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। हर ग्रुप अगर ग्रुप बनाएगा, अलग अलग सेल लेगा, अपने अपने सेल के लिए सी की वैल्यू निकाल, आर और सी की वैल्यू निकाल लेगा, R1 R2 और सी। क्लियर है इतना सबको। एक्स है मेरे पास, आर है हाई फ्रीक्वेंसी पे है तो R1 आ गया, लो फ्रीक्वेंसी पे तो R1 R2 आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे हमने देखा कि मैंने आपको बताया सैम्पलिंग जैसे मैं कम कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, स्लो चलेगा। जब तक 1000 था तो आपने देखा जैसे ही लगाया मेजर किया तुरंत आ गया था। अब कम फ्रीक्वेंसी करते ही थोड़ा टाइम लेता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि रेंज अगर मुझे सेलेक्ट करनी है, जैसे इसमें क्या था कि मुझे मैंने ऑटो पे सेट किया, अपने आप रेंज आ गई। इसमें भी ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी रेंज अगर बैटरी की 3 मिली ओम है, 3 मिली ओम पे से के आसपास सेट हो जाए, 30 मिली ओम, सॉरी 30, ये 20 मिली ओम का था ना। अभी रेंज देखो यहाँ पे आपको दिखेगी, यहाँ पे ऊपर की तरफ 300 मिली ओम लिखा हुआ दिख रहा है। इस रेंज को कम करेंगे, इस रेंज का बटन है। अब क्या हो गया, 3 ओम। अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इम्पिडेंस 30 मिली ओम। अगर मेरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन, किस किसने पढ़ा है, सबने पढ़ा है अच्छे से। हाँ, अगर एक्यूरेसी हाई है तो प्रिसीजन हाई होगा या लो होगा, और प्रिसीजन अगर हाई है तो रेंज मैं कम सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या चीज़ चेंज हो रही है, एक्यूरेसी चेंज हो रही है, मतलब चेंज दोनों हो रहा है। कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है,
बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। वही चीज़ हमने यहाँ किया। मेरा 20 मिली ओम है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि डेसिमल के किस पॉइंट के बाद तक मेरा सही आ रहा है। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बड़े वोल्ट में कितना डिफरेंस है, पर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। तो एक्यूरेट करने के लिए मैं इस रेंज को उतना पास, मुझे मालूम है इसका 20 मिली ओम है, यहाँ से मालूम पड़ गया, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कि बिल्कुल मेरा 20 मिली ओम के पास आ जाए। तो अब मेरे आर और सी की जो वैल्यू निकलेंगी वो ज़्यादा एक्यूरेट निकलेंगी। क्लियर है सब चीज़ सबको? तो ये इसके बारे में है। अब इसके जो बाकी फंक्शन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये सब मतलब जनरली क्या है कि स्टूडेंट्स अब हम लोग काम करते हैं, मैं भी जब करता था तो क्या होता है कि कई बार हम लोग इधर उधर बटन दबा देते हैं, गलती से हो जाता है सबसे। तो क्या करना है उस केस में, आपको ये दिखाई यहाँ पे आप हर चीज़ नज़र आती रहेगी। जेड मेज़र करने की स्पीड है ये, तो इसको स्लो पे सेलेक्ट करना है। ये स्लो हो गया, ये जेड स्पीड दबा के चेंज होता रहेगा, फास्ट मीडियम स्लो पे कर दीजिए। वोल्टेज मेज़र करने की स्पीड अभी RX जब V हम मेज़र करेंगे तो दिखेगा, इसको भी स्लो पे कर दीजिएगा। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्ट्रूमेंट में, कभी भी आपको लगता है कि वैल्यू सही नहीं आ रही है, इधर उधर जा रहा है, तो बच्चों को नहीं करनी है कोई भी उंगली इसमें, ये बटन दबाने पे लगे हुए हैं। आप फैकल्टी को बताएंगे, फैकल्टी अपने आप उस चीज़ को हैंडल कर लेगी। तो आपको सर सबसे पहला काम है ज़ीरो एडजस्टमेंट दबाना। ठीक है। जैसे ही आप इसे दबाएंगे वो अपने आप कैलिब्रेट करेगा, अपने आप को सही कर लेगा। ठीक है। ये लगभग हर इंस्ट्रूमेंट में हमने दिया हुआ है ज़ीरो एडजस्टमेंट, हियोकी ने। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती, क्या होता है कई बार कि इंस्ट्रूमेंट है क्या, कंट्रोलर, अंदर इसमें कंट्रोलर लगे हुए हैं। जैसा कि सर आप पूछ रहे थे, हाँ मैं सर ही चले गए। अच्छा, तो क्या था इसमें जो कंट्रोलर है वो अलग अलग एल्गोरिथम पे काम करते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा आपके फ़ोन कई बार हैंग हो जाते हैं, कई बार पीसी देखते होंगे, पीसी में इधर उधर की वैल्यूज़ आ रही हैं, इसे हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। इंस्ट्रूमेंट जनरली कई बार जब लॉन्ग टर्म में यूज़ होता है तो गार्बेज वैल्यू पिक कर लेता है, और एक बार गार्बेज वैल्यू पिक कर ली तो उसका कैलिब्रेशन ख़राब हो जाता है। कैलिब्रेशन सबने पढ़ा है ना इंस्ट्रूमेंटेशन में? ठीक है। मतलब कोई भी टर्म अगर आपको ऐसा लग रहा है जो आपने नहीं सुना है, आप पूछ लीजिएगा। जितना मुझे पता है मैं हिंदी में भी बता दूंगा आपको, जितना मुझे पता है मैं आपको उसकी डेफिनेशन के साथ बताऊंगा। तो कैलिब्रेशन ख़राब होने की वजह से हर इंस्ट्रूमेंट गलत वैल्यू देगा। वो प्रॉब्लम किसको होती, फिर वो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप लोग इसके कंट्रोल को तो लिखेंगे नहीं बैठ के। तो उसके लिए ज़ीरो एडजस्टमेंट दे दिया गया है। जैसे ही आप ज़ीरो एडजस्टमेंट प्रेस करेंगे, उसके लिए जब ये एरर आएगी, अभी क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई इशू नहीं है। जैसे आप प्रॉब्लम होगी तो सेल को लगाएंगे, इसको इसके साथ इसे टच करेंगे और उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है। सेल नहीं है इसको आपस में करके कर लीजिएगा। ठीक। लेकिन ये बच्चों को नहीं करना है। इसके अलावा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो मैं आपको सर अपना नंबर दूंगा। ठीक है। वो आप एक क्वेरी लिख दीजिएगा, मतलब मैं फ़ोन कर लीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। जितना जल्दी होगा मैं उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ अभी आगे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम सीखेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, इन दोनों में, हियोकी के, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताएंगे, मैं आपको वीडियो बना के भेज दूँगा उसका। ठीक है। लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि मतलब पहले आप लोग खुद से सॉल्व एक बार कर लें। मतलब मैं फैकल्टीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को, आपने का पढ़ा हुआ है पूरा सब कुछ। तो आप जब समझ लें इसको, आपको लगे कि नहीं अब कोई प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई और ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है कि नहीं सॉल्व हो रही है, तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको उसका बहुत वीडियो बना के तुरंत खाद कर भेज दूँगा। ठीक है। क्लियर है ये दोनों चीज़ें? ये चीज़ें हियोकी की नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। जनरली क्या होता है, ये है DSO, CRO सबने देखा है? है ना। अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि CRO जब आप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा एक ट्रेस पेपर लगाते होगे, फिर उसको करते होगे, फिर अपनी लैब फाइल में लगाते हो। इतना काम इंडस्ट्री में तो नहीं करने वाला कोई। तो क्या होता है, हमने एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप बना दिया, मतलब साइंटिफिक कंपनी का है, कई कंपनियों के आते हैं, कीसाइट, टेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। इसका काम है मेज़र करना। ऑसिलोस्कोप में हम सब मेज़र करते हैं वोल्टेज और करंट, ये भी वही चीज़ मेज़र करेगा, वोल्टेज और करंट। कोई भी सिग्नल इसको दे दोगे आप, ये मेज़र कर लेगा, लेकिन डायरेक्ट इसमें सर वोल्टेज नहीं देनी है। ठीक है। अब ये साइंटिफिक वालों ने आपको समझाया होगा, नहीं समझाया तो वो समझा देंगे, नहीं तो माइंड वाले समझा देंगे ये चीज़, जिनका पूरा सेटअप है। डायरेक्ट नहीं देनी है, जो प्रोब इसके साथ आई है वही प्रोब के साथ लगा के देना है। कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ से 30 वोल्ट उठाया वायर और इसको दे दिया, इसमें बांध दिया, ऐसा नहीं करना है।
सेंसिटिव पिन है, ख़राब हो जाती हैं। एक बार अंदर कुछ ख़राब हो गया तो वो फिर किसी के बस की नहीं है ठीक करना, फिर कंपनी भेजना पड़ेगा उसे। ठीक है, जब अब वोल्ट मान लीजिए मुझे वोल्टेज मेज़र करनी है तो इसकी जो प्रोब आई होंगी वो प्रोब इसके साथ कनेक्ट करके फिर वो वोल्टेज मेज़र होगी, और इसके जो फंक्शन है वो फंक्शन धीरे धीरे यूज़ करते करते आपको समझ में आएंगे। कुछ भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट सेटअप का बटन दिया हुआ है, ये दबा दीजिए, वो सेटअप अपने आप वापस से वैसा हो जाएगा जैसा कंपनी करके देती है। ठीक है, इसका प्रूफ अलग से नहीं दिया है इसमें, इस सेटअप में नहीं है, प्रूफ नहीं है। ये सर योगी का नहीं है ना, तो मैं तो खाली इसे बता रहा हूँ कि सब इकट्ठे हो गए तो मैं बता दूंगा कि मैं जहाँ जा गया सब लोग फिर मुझसे पूछते हैं कि ये क्या है क्यों है, तो मैंने कहा एक बार मैं बता दूँ इस चीज़ को कि कैसे सेफ्टी क्या रखनी है। क्योंकि बच्चों के सामने एक बार बोल दिए तो क्या होता है ना, बच्चे जब मतलब मुझे पता है मैं कैसा था, तो मुझे क्या होता है कि कुछ चीज़ दिख रही है, अच्छा ठीक है इसमें तार घुसा दिया अंदर या इसमें ऊपर से बांध दिया, तो वो क्या चीज़ों को ख़राब कर देता है। और वो जनरली सब बच्चे करते हैं, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों की गलती है, नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं। ये डीसी पावर सप्लाई है। जनरली आप लोगों ने SMPS पढ़े सुने हैं? एग्जैक्टली। तो जो स्विच मोड पावर सप्लाई है वही है एक तरीके की, AC को DC में कन्वर्ट कर रही है। इसको 3 चैनल दे दिए, तीनों आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब जैसे मास्टर एनर्जी का ट्रांसफर ना हो, मतलब सर उसमें करंट में मतलब ट्रांसफर नहीं हो सके इधर से उधर। हाँ, एग्जाम्पल उसका सबसे बेस्ट क्या है? ट्रांसफार्मर। खुला होता है उसका जो उसमें पावर ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन दोनों कनेक्टेड नहीं है। अगर प्राइम सेकेंडरी साइड खराब हो गई तो प्राइमरी साइड सेफ है। ठीक है, सेम इसके साथ है। रेटिंग इसकी लिखी हुई है 30 वोल्ट 2 एम्पियर तक दे सकता है। वोल्टेज इससे चेंज होगा, करंट इससे। ये 5 वोल्ट 5 एम्पियर तक के लिए है, मतलब 0 से 5 तक आप वेरी कर सकते हैं। वोल्ट इससे चेंज होगा, करंट इससे। ये +-15 के लिए, इन दोनों में लगाओगे तो आप +15 मिलेगा, इन दोनों में लगाओगे तो -15 आउटपुट मिलेगा। मेरा कितना वोल्ट है कैसे चेक करूँगा? इसका देखना है मुझे। जब मैं इससे आउटपुट ले रहा हूँ अगर, तो मैं इस बटन को दबाऊंगा, देखूंगा जैसे 10 वोल्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो अभी 10 वोल्ट है, चेंज करूँगा इससे। ठीक है, ये 30 वोल्ट तक जा रहा है, दिख रहा है? कोर्स मतलब बड़े बड़े स्टेप में चेंज होना, फाइन मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में चेंज होना। मुझे चाहिए 25.4 वोल्ट, तो अभी है 14.9, तो पहले मैं जाऊंगा 25 तक के आसपास। ठीक है, फिर बचे हुआ मैं इससे चेंज करूँगा। ठीक है ना, डेसिमल के बाद चेंज हो रहा है। क्लियर है ये चीज़? सिंपल डीसी पावर सप्लाई का काम है। इस पे जब आपको एक्सपेरिमेंट बनाना होगा तो जनरली उसमें लिख के दे दिया है कैसा एक्सपेरिमेंट बनता है, इसमें क्या बोलते हैं मैनुअल में। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा के बच्चों को ये बताना है खाली कि कैसे कैसे पावर सप्लाई काम करती है, कितना वोल्ट है, कितना करंट, और जो ओम के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ओम बेस्ड एक्सपेरिमेंट, वो आप कराएंगे कि V = IR। ये हमें पता है, मतलब ये मैं खाली बोल रहा हूँ, ओम्स लॉ ये होता नहीं है। ओम्स लॉ तो आपको बताते हैं बच्चों को, जो बनता है करंट डेंसिटी से। तो V = IR जब आप बात करते हैं तो आप रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस चेंज करने वाला आप लोगों के पास होगा रियोस्टेट, है ना, तो वो रियोस्टेट आप लगाएंगे, चेंज करेंगे, आप देखेंगे करंट जो है वो चेंज हो रहा है सेम वोल्टेज पे, जितना है। जब इसकी क्योंकि करंट की लिमिट आप सेट कर देंगे तो उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा करंट, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि लिमिट सेट हो गई है यहाँ पे। ठीक, क्लियर है चीज़? वोल्टेज तब ड्रॉप हो जाएगी। ठीक। तो ये ओम्स के जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है वो बनते हैं इससे। इतना क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर। तो बाकी कोई भी क्वेरी है मैं नंबर दे जाऊँगा अपना, उस नंबर से आप। हमने समझ लिया बैटरी कि सेल कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है, सेल सॉर्टिंग, सेल कैरेक्टराइजेशन और चीज़ समझ ली। अब मुझे ख्याल से मैं सुना नहीं मैंने किसने क्वेश्चन पूछा था, कोई क्वेश्चन पूछा था कि उसके अंदर है क्या बैटरी के अंदर, तो बेसिकली क्या ये अच्छा तो सर क्या होता है कि जब हम सेल बनाते हैं तो हमारे पास 3.7 वोल्ट का सेल है। ठीक है, तो अब मुझे 3.7 वोल्ट के सेल में सपोज कीजिए मुझे चाहिए 12 वोल्ट, है ना। अभी मैं मान लेता हूँ कि हाँ 4 मान लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। 4 वोल्ट का सेल है, मुझे 12 वोल्ट चाहिए, तो मैं कितने सीरीज़ में लगाऊंगा सेल? 3 मैंने सीरीज़ में लगा दिए, लेकिन इससे मेरी करंट रेटिंग चेंज नहीं हो रही। मुझे करंट रेटिंग बढ़ानी है तो मैं करूँगा पैरेलल में लगा दूँगा। तो ये सीरीज़ पैरेलल जो कनेक्शन है उसी से मिलके बनती है वो एक पूरा बैटरी पैक।
जनरली 48 वोल्ट का जो बैटरी पैक होता है इसमें 13 सीरीज और 25 पैरेलल इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके के उस पैकेट के अंदर ये है सब पूरा कनेक्शन। फिर जब सब सोल्डर करने के बाद जो वायर निकल के आता है उसे हम देते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में। वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, कैसी चीज़ मतलब वो क्या है और कैसे काम करता है, उसके लिए ये ट्रेनर किट दी हुई है। तो ये ट्रेनर किट से आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि BMS शॉर्ट में बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि BMS काम कैसे कर रहा है एक बैटरी के अंदर। तो हम बैटरी सेल समझ लिया, सेल सॉर्टिंग, सेल कैरेक्टराइजेशन और फिर हम BMS। तो हमारा यहाँ पे क्या खत्म हो गया, बैटरी खत्म। तो हमने 1/3 इलेक्ट्रिक व्हीकल समझ गए। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट क्या आएगा हमारा, मोटर कंट्रोलर, ठीक है।